सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पवन सीरीज है। 2024 संस्करण आप देख पा रहे होंगे। इस 2024 संस्करण में आपके ये नई सीरीज है और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको करा दिए हैं। सभी बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 89 89 तक 89 क्वेश्चंस दिए हुए थे, यहाँ 89 तक मैं करा चुका हूं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या इस पे पेज संख्या 15 पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। अब इन्हीं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पे दिए हैं आपको सीरीज में, वही मैं आपको यहाँ पर के सेट कर करके इस तरीके से एक एक प्रश्न जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक एक प्रश्नों को आप खुद से करते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे, अपने उत्तर को मिलाते हुए चलेंगे। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे हुए प्रश्न और जो पूछे जा सकते हैं सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और एक काम आप कर लीजिएगा कि सीरीज में आपके नंबरिंग नहीं किया है, मतलब प्रश्न संख्या नहीं डाला है, तो आप ऊपर ऊपर नंबरिंग कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर पता चलता रहे। यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर लिया है, ठीक है। आप खुद भी नंबरिंग कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो। देखिए, अब इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे राजन सीरीज भी मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, वह भी आप देख सकते हैं और पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देख सकते हैं। और देखिए, जरूर देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परीक्षा देने आप जाओगे तो आपका प्रैक्टिस ही काम आएगा, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं और 1 घंटे में पूरा पेपर आपको सॉल्व करना होगा। उस दिन आपके 2 पेपर और होंगे, पहले आपका विज्ञान का पेपर होगा और फिर गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान का। तो इस तरीके से उस दिन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। जितना आप किए रहोगे, पढ़े रहोगे, उतना वही आपको घंटे भर में काम देगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है तिलगुत्तरीय का 6 धन 6.6 धन 6.66 धन 6.666। तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए 6 दिया गया है और 6.6 दिया गया है, फिर 6.66 दिया गया है, फिर 6.66 और 6 दिया है। अब यहाँ पे देखिए केवल 6 है तो दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं, चाहे जितना शून्य। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम 3 अंक है शून्य के दशमलव के बाद, तो 3 जो है हर जगह हम बना लेंगे। ठीक है, कहीं भी दशमलव के बाद शून्य बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 शून्य और 6 हो जाएंगे, और ये 2 शून्य और 2 6 12 और 1 हासिल आ गया। अब 6 त्रिक 18 1 19 हासिल 1 और ये 6 चौक 24 1 25 25.926 25.926 ये आप उत्तर देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है। एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई आपको दे दिया, आयत की लंबाई आपको दे दिया 50 मीटर। ठीक, आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 50 मीटर हो जाएगा। और आपको परिमाप दे दिया है। पूरा परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 बार लंबाई जोड़िए, 2 बार चौड़ाई जोड़िए, परिमाप आ जाता है। तो 2 गुणे लंबाई की वैल्यू रख दीजिए 50 और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दीजिए, क्योंकि चौड़ाई आपको निकालना है। और ये परिमाप 180 मीटर दिया है तो 80 रख लीजिए, 2 इधर आएगा, 180 के बटे में 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 धन चौड़ाई। अब चौड़ाई यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 90 - 50, यानी कि चौड़ाई का जो मान आ जाएगा 40 आ जाएगा। चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया क्या हो जाएगा आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 50, चौड़ाई है 40, तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 2 शून्य और ये 2000, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख दीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। परिमाप से आप ये चौड़ाई निकाल लोगे, चौड़ाई निकल गई तो लंबाई पता है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है
तो क्षेत्रफल आप निकाल लोगे। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसे में दो कोण जिनका योग 90 या एक समकोण के बराबर हो तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक, पूरक हम किसको बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक। आप समझते हैं कि शब्दों में बोला जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसी तरीके से पूरक में दो चीजें होती है ना, तो उसी तरीके से कोटि पूरक में दो चीजें मिलकर के आपका 90 अंश बनाएंगी। जैसे 30 और 60 अंश का कोण क्या होगा, कोटि पूरक कोण होगा। क्यों, क्योंकि 30 अंश और 60 अंश का योग कितना आएगा, 90 अंश के बराबर आएगा। ठीक, इसी तरीके से दो कोण और आप ले लीजिए, 55 और कामा 35, ये आपका कितना दे देगा, ये भी आपका 90 अंश दे देगा। तो इस तरीके से ये आपके कोटि पूरक कोण के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 4। जब भी बड़ी संख्या लिखना होता है तो उसमें 9 आता है। ठीक, और जितने अंकों की लिखना होगा उतनी बार 9 आएगा। ठीक, तो 4 बार 9 लिख दिया। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये लिखने के लिए आप सबसे पहला अंक 1 लिख लीजिए और जितने बचे अंक हैं वो 0 लिख दीजिए। 1 लिख दिया और जितने बचे अंक हैं वह 0 लिख दिया। ठीक है, सैकड़े का स्थान पे सबसे छोटी संख्या लिख दिया और उसके बाद जो है वह 0 लिख दिए, तो सबसे छोटी संख्या मिल गई। अब इसी का योगफल पूछ रहा है, तो 9 और ये 10 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। 10,099 ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। 9,999 को जोड़ेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 10,099। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो 1000 लीटर की टंकी है और बोल रहा है कि टंकी में से रिसाव हो रहा है, मतलब टंकी में कहीं छेद है और 10% पानी हर घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा। ठीक, तो निकाल लीजिए 1 घंटे में रिसा पानी वह कितना होगा, बराबर होगा 1000 का 10%। ठीक है, इसी 1000 में से तो रिस रहा है और इसी का 10% रिस रहा है, यानी कि 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 10 गुणे प्रतिशत, माने प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे करेंगे, 2 शून्य कट गया, यानी कि 100 लीटर पानी जो है वह आपका रिस जाएगा। यानी कि बचा पानी कितना हो जाएगा, बचा पानी, तो ये हो जाएगा 1 घंटे में रिसा पानी, कुल पानी 1000 लीटर है और जो रिस गया वह 100 लीटर है, तो ये हो जाएगा 900 लीटर। जो बोल रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, तो वह हो जाएगी 900 लीटर। ठीक है, 1 घंटे में रिस गया 100 लीटर, तो बचा पानी कितना, 1000 माइनस 100, यानी कि 900 लीटर जो है वह बच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें। देखिए दोनों चीजें मेंशन कर लिया है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, मतलब दोनों चीज एक ही होती है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती अलग अलग चीजें समझ लेते हैं। नहीं, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, उत्तर का भी मतलब होता है जो बाद में आए, अनुवर्ती का भी मतलब जो
होता है जो बाद में आए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अभी हमने लिखा था 4 बार 9, और इसकी उत्तरवर्ती अगर संख्या आपको खोजना है तो 9999 के जस्ट बाद क्या आता है, इसी में एक जोड़ दीजिए तो वो आता है आपका 10,000। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद 5 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। ठीक है, तो तुरंत ये आपका आ जाएगा 5 अंक की संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है ये। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, रोमन संख्या L किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो L और C ये दोनों ही आप याद रखिएगा। तो L होता है आपका 50 और C कितना होता है 100। ठीक, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बेसिक तो पता ही है सारी चीजें, 1 से लेकर के 10 50 तक, 50 ये हो गया 100 तक आप समझ गए कि किस लेटर को क्या लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं आपको दे दी गई हैं, 1 2 और 5। ठीक, इनको आगे पीछे करके आपको संख्याएं बना लेनी है। ठीक है, और जितनी संख्याएं बन सकती है सभी संख्याओं को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे पहली संख्या तो यही हो जाएगा आपका 1 2 5 125। ठीक, एक को आगे रखते हुए फिर कौन सी संख्या बन सकती है, 5 और 2, 1 5 2 ये बन गया। इसके बाद हम 2 को आगे रखते हुए लिख लेते हैं संख्याओं को। तो 2 के आगे रखते हुए क्या लिख सकते हैं, 1 2 5, फिर 2 को आगे रखते हुए 2 5 1। ठीक, अब 5 को आगे रखते हुए लिखिए तो 5 1 2 और 5 2 1। ठीक, ये संख्याएं हो गई। इसके बाद और देखिए और कोई संख्या बन सकती है क्या, क्योंकि कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो यही 6 संख्याएं मुझे लग रहा है पॉसिबल होंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल हाँ, रिपीट अगर आपको नहीं करना है तो यही जो है 6 संख्याएं जो हैं वह पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, 1 को सबसे आगे रखेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 को सबसे आगे रखेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन, 5 को आगे रखेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तो चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक आयत की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वह 5 सेंटीमीटर है हो, तो यदि आयत की लंबाई आधी कर दी जाए और चौड़ाई जो है वह दोगुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना के द्वारा आप बताइए। ठीक, तो अब देखिए पहले के केस में पहले जो लंबाई है आपका वह है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप आप निकाल लीजिए, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है आपका 10, चौड़ाई है 5, ये हो जाएगा 2 गुणे 15 यानी कि 30 हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा क्या है आपसे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे केस में कि यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए। ठीक है, तो पहले और बाद में लंबाई का मान जो है वह लंबाई बराबर 10/2 हो जा रहा है यानी कि 5, और चौड़ाई जो हो जा रहा है आपका वह 2 गुना हो जा रहा है यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि 10 हो जा रहा है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई यानी कि 2 गुणे लंबाई यानी कि 5, चौड़ाई यानी कि 10, ये भी हो जाएगा 2 गुणे 5 धन 10 15। ठीक, और 2 गुणे 15 तो ये भी मान कितना आ गया आपका 30। तो दोनों जगह परिमाप जो है
वह आपका 30 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई प्रभाव आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आयत के परिमाप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक केस है, आप देख पा रहे हैं कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहीं दूसरी वैल्यूज होंगी तो प्रभाव पड़ भी सकता है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपके रुचि पे है। आप देखिए कि अगर लंबाई का मान 12 दिया है और चौड़ाई का मान 7 दिया है, तो आप देखिए कि अगर हम पहले निकालें और उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 12 और 7 हो तो 12 और 7 होगा तो 12 और 7 38 आएगा शुरू में, और बाद में लंबाई आधा हो जाएगी, ये दूना हो जाएगा तो 16 और 14 हो जाएगा, और उसके बाद 16 और 14 20 40 आने लगेगा। देख रहे हैं, अलग अलग आने लगेगा। ठीक है, आधा और दूना हो जाएगा तो 6 और 14 आपका 20 हो जाएगा, और 20 में 2 का गुणा होगा तो 40 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस स्पेसिफिक केस में प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, तो बाकी केसेस में वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लंबाई चौड़ाई की वैल्यू क्या है, प्रभाव पड़ भी सकता है। ये आपने देख लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 100 का 3/4 धन 920 का 30% सरल करें। 100 का 3/4 यानी कि का की जगह गुणा कर लीजिए, और धन 920 का मतलब गुणा कर लीजिए, और 30 और प्रतिशत चिन्ह हटाइए, यहाँ पे 1/100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो अब देखिए 4 दूनी 8, फिर 2 बचा और 25 20, 25 गुणे 3 ये हो जाएगा 75, और धन यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, अब जोड़ लीजिए 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 7 7 14, 1 15, हासिल लगा 1, 351। ठीक है, 351 वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 36, और सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, आप जरूर ही इसका इकाई को जरूर ही लिखा करिए। ठीक है, तो इस तरीके से यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो उसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, संख्याओं 13 39 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। अब मासा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मासा निकालने के लिए एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है भाग विधि। अब भाग विधि आज से आसान पड़ता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम 3 संख्याओं का निकालना है तो सबसे छोटी जो संख्या होती है उससे हम दूसरी जो बड़ी संख्या होती है उसमें भाग देते हैं, यानी कि 13 से भाग देंगे 39 में, तो ये 13 तिया 39 पूरा पूरा कट गया। ठीक, अब जहां पूरा पूरा कट जाता है वही संख्या क्या होती है, वही संख्या इन दोनों संख्याओं की मासा हो जाती है। ठीक है, तो 39 का जो मासा हो जाएगा वह 13 ही हो जाएगा। ठीक, अब 39 और 13 का मासा, 39 और 13 का मासा आपको मिल गया यहाँ से 13। ठीक, इन दोनों संख्याओं का जो मासा आपको मिल गया 13, तो अब इस 13 और जो बचा हुआ है 273, इन दोनों का मासा हम निकालेंगे। ठीक है, जिस संख्या से ये पूरा पूरा कट जाएगा उससे उसी संख्या से आगे भाग देंगे। ठीक है, वही संख्या आपकी मासा हो जाएगी। अब मान लेते हैं 13 से नहीं कटता, यहाँ 3 से कटता, तो 3 आपका मासा हो जाता है, और फिर 3 से यहाँ हम 273 में भाग दे रहे होते। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोबारा भाग दीजिए, 13 दूनी 26, तो 2 बार गया और बचा क्या 1 और 3 13, तो 21 बार में ये भी आपका पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये 13 और 73 273 में फिर से मासा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो पूरे तीनों संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, तो
इस तरीके से ये सॉल्व करके आप समझ गए। और अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको मासा दिया रहे, ट्रिक समझिए क्या होता है कि अगर तीन संख्याओं का मासा आपको पूछ रहा है क्या होगा, और सबसे छोटी संख्या से अगर बाकी दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, जैसे 13 से 39 भी पूरा पूरा कट रहा है और 273 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो यही जो छोटी वाली संख्या है यही मासा हो जाती है। ठीक, जैसे अभी कोई पूछे कि 5, 25 और 35 का आप मासा बताइए, तो मासा क्या हो जाएगा, ये सबसे 5 से आप देखिए 25 भी कट रहा है, 35 भी कट रहा है, तो 5 मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ट्रिक भी आप सीख गए। बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक के माध्यम से आप निकाल लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो 500 का 65% सीधे सीधे आपको निकालना है। ठीक है, हाई स्कूल की परीक्षा सबने दी है, अगर किसी को 500 में 65% अंक मिले हैं, ठीक है, आप उल्टा निकालते हो, आपको नंबर दिखता है, परसेंटेज निकालते हो। यहाँ पूछा है 500 में 65% पाया है, यानी कि 500 का 65% क्या होगा, कितना अंक होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो 500 का मतलब गुणा और 16 65 और गुणे प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 शून्य काट दीजिए, 5 का गुणा हो जाएगा 65 में, 5 बचे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 6 30, 2 32, 325 नंबर राकेश को मिले होंगे। ठीक, तो इस तरीके से उत्तर आ गया आपका 325। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, समीकरण 3x - 5 बराबर x धन 3 को हल करिए। तो 3x - 5 बराबर x धन 3। अब x को इधर ले आइए, 3x और धन x इधर आएगा तो ऋण x हो जाएगा, और ऋण 5 को उधर भेज दीजिए, ऋण 5 उधर जाएगा तो धन 5 हो जाएगा। अब 3x में से x घट जाएगा, बच जाएगा 2x, और ये 3 धन 5 8 हो जाएगा। और x बराबर इधर देखिए 2 गुणे में है, 2 को उधर भेजेंगे तो बटे में भाग में हो जाएगा, 8 के भाग में, और x का मान कितना आ जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू आ गई 4 आ गई। ठीक, और इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 4 इधर रखिए वैल्यू और 4 इधर रखिए, 3 चौक 12, 12 में से 5 घटेगा 7, और इधर देखेंगे 4 रखेंगे धन 3 7, दोनों तरफ वैल्यू 7 7 आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से यहां से आप समझ सकते हैं कि आपने x का जो मान निकाला है वह सही निकाला है। ठीक, ये क्रॉस चेकिंग मेथड होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती हैं। जो सभ्यता का विकास का समय था, जब लोगों ने गिनती गिनना सीखा, पहले हमको 1 2 3, जब बच्चे होते हैं तो 1 2 3 का मतलब नहीं पता होता है कि बच्चे तुम्हारे लिए 2 टॉफी लाए हैं, तो 2 टॉफी का मतलब नहीं होता है। बच्चा देखता है कि हाँ इतनी टॉफी आई है, वो अपने आप में मन में हाँ इतना कम टॉफी आया है, ज्यादा टॉफी आया है, ये भी धीरे धीरे बच्चा सीखता है। पहले ये कम ज्यादा सीखता है, फिर गिनती बाद में सीखता है। ठीक, तो इस तरीके से ये पहले जो मानव का विकास हुआ तो ना भाषा थी ना आपकी गिनती थी, जब गिनती आई, ठीक, 1 2 3 4 5, तो उसी को क्या कहा गया, सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थी। तो सभ्यता के विकास के समय की जो संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याएं, तो सभ्यता के विकास में गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। ठीक, और कहलाती हैं भी। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, संख्या किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या से क्या होता है, गिनती का बोध होता है। मैं आपसे बोलूं 8, तो आपको पता है कि 8 क्या होता है, 8 एक गिनती का बोध करा रहा है। ठीक है, कि कोई भी चीज है, कलम है तो 8 कलम होंगी, पेड़ है तो 8 पेड़ होंगे, पंखा है तो 8 पंखा होगा। ठीक, तो इस तरीके से 8 का बोध करा रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है, संख्यांक से क्या आशय है। अब 8, जब मैंने आपसे कहा 8, तो 8 आप किस तरीके से समझ सकते हैं। 8 ये समझ सकते हैं,
8 जो हिंदी में, हिंदी भाषा में समझता होगा, 8 इस तरीके से लिखा जाता है, और रोमन में ये होता है आपका 8। ठीक, तो ये प्रदर्शन की विधि है। आप संख्या को दर्शा रहे हैं, ये संख्या का संख्यांक है, संख्या का प्रदर्शन है। ये अंग्रेजी भाषा में, ये हिंदी भाषा में इस तरीके से 8, ये रोमन भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से अब कहीं लिखा हो 478, ये क्या है? ये 4, 7, 8 ये सब क्या है? ये जो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है, ये क्या है? ये है संख्यांक। और ये 478 पूरा आपका यह एक संख्या है। 4, 7, 8 एक में अंक आप कहते हो, और अंक तो आपका मूल भूत हो गया जिससे आपकी संख्या बनती है। लेकिन ये जो अंक को आप दर्शा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? उसको संख्यांक बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए संख्यांक क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है, संख्या 34, 77 में 7 के स्थानीय मान ज्ञात करो। 7 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, और 7 दो जगह आ रहा है। अब देखिए इकाई के स्थान पे आ रहा है तो 1 से गुणा होगा और 7 में मान 7 हो जाएगा। फिर दहाई के स्थान पे जो आ रहा है 7 में गुणा होगा 10 से, मान हो जाएगा 70। ठीक, तो ये हो गया आपका स्थानीय मान 7 का, एक 7 हो गया, एक 70 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 62, 74 को 62 गुणे 74 को हल कीजिए। तो अब 74 में गुणा कर लीजिए 62 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 6 चौक 24, ये 4 और फिर 6 सत्ते 42 और ये 2 44, ये कितना हो गया? 8, 8, 5, 4, 4588 ये आपका उत्तर आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 1/2, 1/3 एवं 3/4 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो 1/2, 1/3 और 3/4 में सबसे बड़ा भिन्न अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? भिन्नों का कंपैरिजन करना है, तो हर समान कर लीजिए। देखिए 2, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 12। ठीक, यहां 12 कर दीजिए तो 12 छक 2 छक 12 होता है, तो 6 से गुणा हो जाएगा। ये 1/2 को आप 6/12 भी लिख सकते हैं, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। और यहाँ पे 3 के जगह 12 हो गया है, यानी कि 4 गुना हो गया है, तो 4 से गुणा हो जाएगा ऊपर, ये हर में 12 हो गया है, और 4 से गुणा हो जाएगा 1 में, तो 4/12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 गुना हो गया है, 4 त्रिक 12, 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये 6/12, 9, 4/12, 9/12। सबसे बड़ा कौन सा है? 9, जिसका अंश देखिए हर तो सबका समान हो गया। ठीक है, ये 12 भाग में 6 भाग है, ये 12 भाग में 4 भाग है, ये 12 भाग में 9 भाग है। तो सबसे अधिक किसके पास भाग है? 12 भाग में से 9 भाग जिसके पास है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, यही संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 3/4 जो हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हर समान करके आप दर्शा सकते हैं, 3/4 सबसे बड़ा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 21 है, 4/9 धन 3/9 को जोड़ें तो 9 हर समान ही है, तो ये हो जाएगा 4 धन 3/9, हर समान था तो सीधे सीधे जोड़ दिया, ये 7/9 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान है बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, दशमलव संख्या 432 धन 567 का स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए। स्थानीय मान चार्ट, अच्छा स्थानीय मान आपको इस तरीके से दर्शाना है चार्ट के माध्यम से। तो देखिए इकाई लिख लीजिए, लिख लीजिए, सैकड़ा लिख लीजिए, ये हो गया। तो इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है, दहाई के स्थान पे 3 है, सैकड़े के स्थान पे 4 है। अब दशमलव से उधर जाइए तो दशमलव के बाद क्या आएगा? दसवां आएगा। ठीक, दसवां, और उसके बाद 100वां, उसके बाद 1000वां। ठीक, 3 स्थान है यहाँ पे। तो फिर दशमलव के बाद देखिए 5 है, 6 है, फिर 2 है,
तो 10वें स्थान पे, उसके बाद 100वें स्थान पे और 1000वें स्थान पे। तो 100वें स्थान पे और 1000वें स्थान पे ये आपका इस तरीके से ये आपका स्थानीय मान चार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्थानीय मान आप निकाल लीजिए, 2 जो हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे यानी कि 2 का 1000वां भाग, और ये कितना हो जाएगा आपका 6/100 और ये हो जाएगा आपका 5/10, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 1, ये 2 ही रह जाएगा, और ये 3 गुणे 10, ये आपका 30 हो जाएगा, और ये 4 गुणे 100, ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी स्थानीय मान हो जाएंगे, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23 है, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होता है। यहाँ 8 व 5 को 4 का गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड क्या हो गया, किसी संख्या के को गुणे के रूप में जब लिखा जाता है तो जो संख्याएं उसको गुणा करके प्राप्त होती हैं वही उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे 5 को जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो 40 प्राप्त होता है, तो 8 और 5 को क्या कहेंगे, 40 का गुणनखंड कहेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, अपवर्तक किसे कहते हैं। कुछ संख्याओं के अपवर्तक बताइए, अपवर्तक में ध्यान देने योग्य बातें बताइए। अब अपवर्तक किसे कहते हैं, तो जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो वे संख्याएं उस संख्याएं की अपवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या आप भाजक कह सकते हैं या डिवीजर, किसी संख्या में जिस संख्या से भाग चला जाता है पूरा पूरा, ठीक है, वे संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं, भाजक कहलाती हैं। जैसे संख्या 2 के भाजक, संख्या 2 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, इसी तरीके से संख्या 6 1 2 3 और 6 से कटता है, 15 1 3 5 और 15 से कटता है, 69 1 3 23 और 69 खुद से कटता है, 84 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84 खुद से कटता है। ठीक है, ये सभी अपवर्तक आप समझ गए क्या होता है। तो ये संख्या हो जाएगी, ये सभी उनके अपवर्तक हो जाएंगे, डिवीजर हो जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात है, तो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, प्रत्येक संख्या का एक आप लिख सकते हैं, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या स्वयं की भी अपवर्तक होती है, मतलब खुद से भी पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का जो अपवर्तक होता है उस संख्या का पूर्ण विभाजक मतलब पूरे पूरे रूप से काटने वाला होता है। तो किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित सीमित होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी संख्याएं आप लिखेंगे उसके अपवर्तकों की संख्या भी आप गिन सकते हैं। इसके बाद देखिए, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। अपवर्तक के बारे में आप देखेंगे कि 84 है, तो 84 के जो अपवर्तक हैं आप देखिए 84 से छोटे हैं, या एक अपवर्तक 84 खुद अपने बराबर है, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ी संख्या किसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकती। ठीक, तो इस तरीके से अपवर्तक के बारे में आप समझ गए, और यही आपका बाद में बनता है। फिर आप समापवर्तक पढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा अपवर्तक, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो आप पढ़ते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इस तरीके से अपवर्तक क्या होते हैं, आपके अपवर्तक विभाजक होते हैं, डिवीजर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए अपवर्तक। अब यहां तक प्रश्न संख्या 24 तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सभी प्रश्न समझ में आ गए तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में पूरा आपका जो सीरीज है उसको समझ पाए। कम समय में देखिए यहाँ पे आपका पूरा सीरीज तैयार हो जाएगा। तो ये जो आपका एग्जाम टाइम बहुत कम बचा है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा पूरा सीरीज मैं आपको करा दे रहा हूं, बहुत ही आसान भाषा में आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। तो
आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और जो भी आपके विचार हो, सवाल हो, सुझाव हो, आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, जिससे पता लगेगा कि हाँ क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट जरूर करिए और इससे हमको भी समझ में आता है कि हाँ आपकी बातें क्या है, ठीक। तो इस तरीके से कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, सभी विषयों को पढ़िए। नीचे ऐप का भी लिंक है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे प्रश्न संख्या 25 से। तब तक ऐसे ही चैनल से पढ़ते रहिए। नीचे चैनल का जो लिंक है उस पर क्लिक करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। डिस्टर्ब आपको कहीं नहीं होना है, अदर वीडियोस नहीं देखनी है, मनोरंजन वाली, आपको पढ़ाई पे ही लगे रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।